हम लोग देखेंगे सेलों का संयोजन। सेल के बारे में आपको बताया गया है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और तीनों में रिलेशन बताया गया है। सेल से क्या बहती है? धारा। एक सेल जो होता है उससे बहुत अधिक धारा नहीं बह पाती है, तो दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ कंबाइन करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। इसे बोलते हैं सेलों का संयोजन। अब सेल को जोड़ने के कई तरीके होते हैं, जैसे श्रेणी संयोजन होता है, समांतर संयोजन होता है, मिश्रित संयोजन होता है। सेलों को एक दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ते क्यों हैं? क्योंकि हमें अधिक धारा चाहिए। टार्च देखते हैं आप, 2 सेल का टार्च, 3 सेल का टार्च, 4 सेल का टार्च, हैवी टार्च, उसमें बैटरी लगा हुआ टार्च। जब सेलों के संयोजन हो जाते हैं उसको बैटरी बोलते हैं, और उससे अधिक पावर मिलती है। अधिक करंट मिलेगी तो अधिक पावर मिलेगी। तो अधिक करंट को प्राप्त करने के लिए हम सेलों को जोड़ेंगे, और जोड़ने का तरीका क्या होता है? सेलों का संयोजन 3 तरह का होता है। 3 तरह का: श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन और मिश्रित संयोजन। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग श्रेणी संयोजन क्या होता है। नंबर 1, श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? आपको मालूम है सेल का ये सिंबल है, इसे ये सेल है, और यहां पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसे हम क्या करते हैं, बॉक्स में ऐसे बंद कर देते हैं। तो ये जो सेल है, सेल का जो ये बड़ी वाली जो डंडी है, बड़ी लाइन है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोल, धन ध्रुव। इसको बोलते हैं निगेटिव पोल, ऋण ध्रुव। इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, इसको निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। प्रत्येक सेल का ऋण ध्रुव अगले वाले सेल के धन ध्रुव से जोड़ दें और ये प्रक्रिया दोहराते रहें, तो इसको बोलते हैं श्रेणी संयोजन। तो श्रेणी संयोजन में कैसे जोड़ेंगे, यहां पर हम आपको जोड़ के बता रहे हैं। देखिए यहां पे श्रेणी संयोजन कैसे जोड़ेंगे। इसमें एक सेल होगा और इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर एक और सेल, फिर इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक और सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, डॉट डॉट हम इसमें n सेल मान ले रहे हैं, ऐसे n सेल है ऐसे। और n सेलों को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से। अब बाह्य प्रतिरोध का मतलब आपको हम बताए हैं, बार बार बता रहे हैं। ये क्या हो सकता है? बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक उपकरण होगा, इसको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R कहेंगे, कैपिटल R ऐसे। अब देखिए इसमें आंतरिक प्रतिरोध इसका स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। इस सेल का विद्युत वाहक बल E, हर सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E है, EMF, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF E कितने सेल हैं? n सेल हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं ये। हर सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कुंजी लगा दे रहे हैं, स्विच लगा दे रहे हैं ऐसे, और यहाँ पर एक जो है बाह्य प्रतिरोध या बल्ब कह लीजिए, बल्ब लगा दिया गया है। जितना ही अधिक सेल जुड़ेगा उतना ही अधिक धारा बहेगी, और जितना ही अधिक धारा बहेगी उतना ही पावर मिलेगा, और जितना ही अधिक पावर मिलेगा उतना ही हमको जो है लाइट मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। तो धारा अधिकतम कब बहेगी, क्यों धारा अधिक बहेगी, जोड़ने से कब बहेगी, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले जरा लिख लेते हैं इसमें, माना n सेल एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E
तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसे इस बैटरी के इस सेल के समूह को इस सेल के समूह को इसको बोलते हैं बैटरी। बैटरी बोलेंगे। सेल के समूह को बाह्य प्रतिरोध यह हमें क्या दे रहे हैं? बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ा गया है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां से लिख रहे हैं आपको बताया गया है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। ऐसे कई प्रतिरोध थे ऐसे श्रेणी क्रम में, और जब इसको एक सेल से जोड़ा गया था विभवांतर V से, तो इसका सिरे का विभवांतर V1, इसका V2, इसका V3, अब तीनों का योग इस V के क्या था? बराबर था। वैसे ही विद्युत वाहक बल E कहां तक है? N तक है। तो सबको जोड़ देंगे तो कुल विद्युत वाहक बल निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर सेल का कुल विद्युत वाहक बल बराबर E प्लस डॉट डॉट कहां तक? N तक। तो कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा? यानी N तक, यानी और ए प्रतिरोध स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है। तो लिखेंगे सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर स्मॉल आर प्लस डॉट डॉट कहां तक? N तक। N सेल है, बराबर क्या होगा? ये NR। सब श्रेणी में है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ऐसे धारा इसमें बहेगी ऐसे, तो जितनी हर प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है? I। तो सब प्रतिरोध अगर सब में समान धारा बह रही है तो कहते हैं सभी प्रतिरोध किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल n R। ये ना सोचिएगा कि ये जो है समांतर में है, नहीं। धारा ऐसे, इसमें भी धारा I आ रही है, इसमें भी धारा I, इसमें भी धारा I, सब में धारा I बराबर है। तो सब प्रतिरोध में अगर धारा समान बहती है तो कहते हैं वो प्रतिरोध किसमें है? श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल n R। तो ये हमारा कुल विद्युत वाहक बल निकल गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल गया। अब निकाल देते हैं परिपथ में बहने वाली धारा। देखिए कैसे निकलेगा। परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर, ओम का नियम क्या कहता है? V बाई आर। तो V में और E में कोई बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर, दोनों एक ही चीज है। तो लिखेंगे परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना था? NE। और कुल प्रतिरोध कितना था? कैपिटल R
प्लस स्मॉल एन आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर, ये कुल प्रतिरोध है। अब यहां ध्यान देना है आपको, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध है यानी बटे एन आर। इसमें पॉइंट नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1, यदि कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल एन आर, इसका मतलब यह हुआ कि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध परिपथ के कुल आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक हो और परिपथ का कुल यानी सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, बहुत कम हो, नगण्य हो, तब क्या होगा, तो यदि कैपिटल आर इज ग्रेटर देन एन आर, अर्थात एन आर को छोड़ने पर, अगर कैपिटल आर का मान बहुत अधिक है और स्मॉल एन आर का मान बहुत छोटा है, तुच्छ है, नगण्य है, तो इसमें जोड़े या न जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब छोड़ देंगे तो इस स्थिति में देखिए क्या होगा, आई मैक्सिमम होती है, आई मैक्सिमम बराबर एन ई बटे कैपिटल आर बराबर एन गुणे ई बटे आर बराबर एन गुणे ई बटे आर। क्या होगा, एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा, इसका मीनिंग ये होता है, अगर 3 सेल हैं तो 3 गुनी धारा बहेगी, 4 सेल हैं तो 4 गुनी धारा बहेगी, 5 सेल है तो 5 गुनी धारा बहेगी। कब, जब सेल का बाह्य प्रतिरोध अधिक हो और आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम हो। तो नीचे यानी पूछा जाए कि सेलों का श्रेणी संयोजन लाभदायक कब होता है, तो आप क्या कहेंगे, सेलों का श्रेणी संयोजन लाभदायक तब होता है जब परिपथ का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो। तो नीचे एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, देखिए यहां पे इसे हो गया, अब यहां से लिख दे रहे हैं ऐसे, नीचे लिख दे रहे हैं नोट, सेलों का श्रेणी संयोजन लाभदायक तब होता है जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के आंतरिक सेलों के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो, नंबर 1 इसको नोट कर लीजिए। नंबर 2 देखिए, आई बराबर क्या फार्मूला आया था, आई बराबर एन ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर। अब नंबर 2 देखिए, यदि एन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो कैपिटल आर को छोड़ने पर एन आर बहुत अधिक है, यानी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, बहुत छोटा है, नगण्य है, छोड़ दिया। जब छोड़ देंगे तो क्या होगा, आई बराबर एन ई बटे एन आर
n से n कैंसिल, बराबर E/R बराबर एक सेल से बहने वाली धारा। अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो जाए और बाह्य प्रतिरोध का मान इसकी तुलना में कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो चाहे इसमें कितना ही सेल जोड़ लें, एक ही सेल के बराबर धारा बहेगी, जो हमको लाभ नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में क्या होगी, एक सेल से बहने वाली धारा, अगर ऐसा होता है तो एक सेल के बराबर धारा हमें प्राप्त होगी। तो याद रखना है नोट आपको कि सेलों का श्रेणी संयोजन लाभदायक कब होगा, जब बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक हो, किसकी तुलना में, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में क्या होता है कि सेल, n सेल इसमें भी रहेंगे, ऐसे सेल और इसका आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल और इसका आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल और इसका आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे करते हुए कितने सेल हो गए, ये n सेल। और सभी सेलों का निगेटिव टर्मिनल एक पास रहेगा और पॉजिटिव टर्मिनल एक पास रहेगा, और इनसे क्या करेंगे, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R ऐसे जोड़ देंगे। ये कहलाएगा समांतर संयोजन सेलों का। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, कितने सेल हैं, n सेल हैं, डॉट डॉट, ए स्मॉल r, ये कौन सा प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है। धारा ऐसे बह रही है, कितना I, ऐसे बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R। यहां पर पॉइंट चाहे तो आप ए मान लें, यहां पर पॉइंट चाहे तो बी मान लें। n सेलों को बिंदु ए और बी के बीच में किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो नोट कर लेते हैं, माना n सेल बिंदु ए व बी के बीच में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। नोट कर लें। इस सेलों के संयोजन के श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा गया है। यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है। हर सेल का विद्युत वाहक बल E है और विद्युत वाहक बल E ए और बी के बीच में है, तो हर सेल का विद्युत वाहक बल E है। ऐसे आपको याद है, आपको हम प्रतिरोध के बारे में बता रहे थे, ऐसे कितना हूं प्रतिरोध ऐसे जुड़े हों, n प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में है तो ऐसे जोड़ा गया है, तो अगर इसके बीच का विभवांतर भी है तो हर प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर भी होगा। तो ऐसे ही हर सेल के सिरे का विभवांतर E है, तो बिंदु ए और बी के बीच का भी विद्युत वाहक बल क्या होगा, E होगा। तो ये ध्यान देना है आपको यहाँ पर। तो समांतर क्रम में होते हैं
देखिए विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में बहुत कम का अंतर है। दोनों ही ऊर्जा है। एक ऊर्जा पूरे परिपथ के लिए होती है और एक ऊर्जा जो होती है आवेश को प्रवाहित करने के लिए दो सिरों के बीच पर बाह्य परिपथ में। तो यहां लिख सकते हैं हर एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो बिंदु ए और बी के बीच का भी विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, ई रहेगा। तो लिखेंगे बिंदु ए व बी के बीच कुल विद्युत वाहक बल बराबर ई। यहां पर ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई यहां तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दो बिंदुओं के बीच में लगे हुए हैं, इसलिए कुल विद्युत वाहक बल कितना रहेगा, ई। अब ये सब समांतर में है आंतरिक प्रतिरोध, तो लिखेंगे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध 1/r डैश मान लेते हैं। r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट n/r या n तक, यहां पर लिख सकते हैं n तक। और यह बराबर कितना हो जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं बराबर n/r। r बराबर नहीं है यार, रहने दीजिए। यहाँ पर 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस कहां तक, ये कितने सेल हैं, n सेल हैं। बीच में देखिए यहाँ डॉट डॉट लगाए गए हैं, n सेल हैं। तो 1/r डैश बराबर यहाँ देखिए 1/r डैश, तो यहाँ लिखेंगे 1/r डैश बराबर n/r। तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, r/n। ये निकल गया इस सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर कैपिटल R प्लस स्मॉल r/n। इसके श्रेणी में अब आप कहेंगे कि ये भी तो समांतर में है। नहीं, ये पूरा जब जोड़ लिया गया इसको तो r डैश हो गया। अब उस r डैश में जो धारा बहेगी वही r में बहेगी। इस टोटल को जोड़ने पर क्या आया, r डैश। तो एक टोटल को मिला करके यहां पर अगर r डैश एक बना दे प्रतिरोध, तो उसमें भी धारा कितनी जाएगी, I। इसमें भी धारा कितनी जाएगी, I। और जब समान प्रतिरोध में समान धारा बहती है, अगर दो प्रतिरोध, समान नहीं बल्कि दो प्रतिरोधों में समान धारा बहती है, तो दोनों प्रतिरोध किस क्रम में होंगे, श्रेणी में होंगे। तो श्रेणी के लिए R बराबर r/n। परिपथ में बहने वाली धारा, हमें धारा से मतलब है, I बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो देखिए यहां पर नोट करते रहे नीचे, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना था, E। और कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल r/n। ऐसे नोट कर लें इसको। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर E/n का इधर गुणा कर दें, n कैपिटल R प्लस स्मॉल r/n। n जाएगा ऊपर तो n E बटे n कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I बराबर देखिए क्या आ गया, I बराबर n कैपिटल E बटे n कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब यहां पर दो पॉइंट होगा, दो पॉइंट क्या क्या होगा ध्यान दीजिए। n/r इज ग्रेटर देन r। r क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, और n तो क्या है, एक नंबर है। ये नंबर को छोड़िए, एक नंबर है, 2 4 6 8 10 15 20 नंबर है। r क्या है, ये बाह्य प्रतिरोध। और स्मॉल r क्या है,
आंतरिक प्रतिरोध। अगर बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक हो किसकी तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, तो इसका मतलब ये छोटा है, ये क्या है, बहुत छोटा है, और ये क्या है, बहुत बड़ा है। जब बड़ा है और ये छोटा है तो इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो लिखेंगे स्मॉल आर को छोड़ने पर, जब स्मॉल आर को छोड़ देंगे तो आई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन कैपिटल आर, एन से एन कैंसिल, आई बराबर ई बटे आर बराबर एक सेल से बहने वाली धारा। यानी इसमें हमने एन सेल जोड़ दिया समांतर में, और एन सेल जोड़ने पर भी कितनी धारा मिली हमको, एक सेल के बराबर। तो क्या ये लाभदायक हुआ, हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हमारे लिए ये जोड़ना सही नहीं है। तो नंबर 2 पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लें। इधर आ जाते हैं आप, उसको वही रहने दीजिए, एक सेल से बहने वाली धारा। नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 देखिए, यदि कैपिटल आर इज ग्रेटर देन एन आर, यहां से देखिए कैपिटल आर बड़ा है, यानी इसका मतलब यह मान बहुत छोटा है और ये मान क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये छोटा है तो क्या लिखेंगे, इसलिए एन आर को छोड़ने पर, इसका मीनिंग समझिए, यानी श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम हो किसकी तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में। तो जब ऐसा होगा इस स्थिति में होगी आई मैक्सिमम बराबर एन ई बटे आर बाई आर एन को छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, आर बराबर एन गुणे ई बटे आर बराबर एन गुणे एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा। यानी समांतर क्रम में 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 जितना ही अधिक जोड़ेंगे उतना ही गुणी धारा बहेगी, यानी गुणी धारा बहेगी कब, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक हो किसकी तुलना में, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तभी लाभदायक होता है। तो इसमें यहां पर हम नोट लिख दे रहे हैं लास्ट में, इसको आप याद रखेंगे, नोट ही याद रखना है, इसमें लिख दीजिए नोट सेलों का समांतर संयोजन लाभदायक तब होता है जब आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, बाह्य आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कर दीजिए, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर की तुलना में बहुत अधिक हो। जब ऐसा होगा तो कई गुनी धारा बहेगी, एन गुनी धारा बहेगी, इतनी धारा ही मैक्सिमम बराबर। तो प्रश्न पूछता है आपसे कि सेलों का समांतर संयोजन लाभदायक कब होता है, सेलों का श्रेणी संयोजन लाभदायक कब होता है। नोट लिख देंगे, सेलों का श्रेणी संयोजन लाभदायक कब होता है, तो क्या लिखेंगे, सेलों का श्रेणी संयोजन लाभदायक तब होता है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो। सेलों का समांतर संयोजन लाभदायक कब होता है, तो क्या लिखेंगे कि जब सेलों का समांतर संयोजन लाभदायक तब होता है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो। तो इसको आप नोट कर लीजिए।